स्टूडेंट्स, चलिए आज से फिर से हम लोग एक बार स्पोकन इंग्लिश की क्लास की ओर चलते हैं। जैसा कि पहले मैंने लास्ट जो भी मेरे वीडियोस थे उसमें हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करी, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करी। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की और उसके बाद हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनाएंगे जिससे कि आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या सेंटेंस बिल्डिंग बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्सप्रेशंस बताना चाहूँगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता, ती, ते होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या, ये होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता, ती, ते होता है, वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गे ये एक्सप्रेशंस हमें लास्ट में हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ये कंपटीशन के लिए ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो, आप ये वाला टेंस कंपटीशन के लिए या किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ये जो आप ग्रामर यहाँ पढ़ रहे हो ये मेनली आपके कम्युनिकेशन के लिए है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अंग्रेजी बोलने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कैसे हम सेंटेंस बिल्डिंग करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। सबको पता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है दैट इज विल और शैल। विल, शैल का यूज होता है यहाँ पर। सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन वर्ब, and we always use first form of the verb and then object, right? अब जैसे कि आपको बोलना है कि किसी भी कीमत पर हर हाल में इस बार मैं एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। अब आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैं के लिए सबको पता है हम क्या यूज करते हैं, आई। करूंगा एकदम श्योर शॉर्ट है, एकदम 100% आप चैलेंज दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? आई विल क्रैक भी बोल सकते हैं, क्वालिफाई भी बोल सकते हैं। आई क्वालिफाई एनडीए एग्जाम कब? दिस ईयर। दिस ईयर आई क्वालिफाई एंड एग्जाम भी बोल सकते हैं, एंड आई क्रैक या क्वालिफाई एंड एग्जाम दिस ईयर भी बोल सकते हैं। आप दिस ईयर पहले भी यूज कर सकते हो, बाद में भी यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन एक वर्ड, एक फ्रेज हमने यूज किया था किसी भी कीमत पर, कैसे भी, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? बाय हुक और क्रूक। ठीक, इडियम है। आप एक चीज और यूज कर सकते हो, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट भी बोल सकते हो, किसी भी कीमत पर। बाय हुक और क्रूक भी बोल सकते हो, किसी भी कीमत पर, कैसे भी। कैसे भी मैं इस साल, तो आपका सेंटेंस कैसे आप बोलोगे? बाय हुक और क्रूक आई क्रैक एनडीए एग्जाम दिस ईयर। क्लियर? नाउ let's proceed to next construction. It was positive. जैसा कि हम सब जानते हैं हर सेंटेंस के 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड देन इंटरोनेगेटिव। सब्जेक्ट either will or shall, then not। ये नेगेटिव सेंटेंस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विल का यूज़ कहाँ होगा, शैल का यूज़ कहाँ होगा। देखिए, कहा जाता था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। पहले इट वॉज एन एंशिएंट ग्रामेटिकल रूल, लेकिन अब वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप आई, वी, ही, शी, इट
यू सबके साथ आप विल का यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि 100% श्योरिटी के लिए विल, और जब थोड़ा सा कम संभावना हो तो शैल। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अब लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम अब क्या सेंटेंस लें, कौन सा वर्ड यूज़ करें। देखिए यहाँ पे तो ये आपने यूज़ किया, क्रैक यूज़ किया, क्वालिफाई यूज़ किया। अब हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे, हीट अप द फूड। हीट अप द फूड, ये मैं आपको डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली वर्ड्स दे रही हूँ। हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, ही विल नॉट, सब्जेक्ट इज ही, हेल्पिंग वर्ब इज विल, नॉट इज नेगेटिव, ही विल नॉट हीट अप द फूड now, या now he will not heat up the food। heat up the food का मतलब खाना गरम करना। I'll not heat up the food now, मैं अब खाना गरम नहीं करूंगी, वो अब खाना गरम नहीं करेगा, वो अब खाना गरम नहीं करेगी, मैं अब खाना गरम नहीं करूंगी, तुम अब खाना गरम नहीं करोगे। ठीक, ही, शी, आई, यू। हम अब खाना गरम नहीं करेंगे, हम लोग अब खाना गरम नहीं करेंगे। वी विल, आप अगर बहुत स्मार्टली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वी विल को आप विल बोलिए। इंस्टेड वी विल नॉट हीट अप द फूड नाउ, will not, he'll not be heat up the food, she'll not heat up the food, will not heat up the food, I'll not heat up the food। मैं अब खाना गरम नहीं करूँगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें वाई का यूज, IW का यूज होता है। IW मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, IW स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। IW, then will or shall, then subject, then verb and then object, right? IW will, either will or shall, then subject, then verb, then object। अब इसमें हम नया वर्ड यूज करेंगे, that is lay a good foundation। lay a good foundation, I should write fairly, lay a good फाउंडेशन मतलब अच्छी नींव रखना। अच्छी नींव रखना, किसी भी चीज के लिए अच्छी नींव रखना। अब सेंटेंस में हम इस फ्रेज को कैसे यूज करेंगे? विल ही रियली ले a good foundation? Will he really lay a good foundation for his children? मतलब क्या हुआ? ये हम किसी से बोल रहे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो सचमुच अपने बच्चों के लिए अच्छी नींव रखेगा। अच्छी नींव रखने का मतलब अच्छे संस्कार देना, अच्छी बात करना, अच्छे कल्चर सिखाना, अच्छी मॉरल वैल्यूज देना, राइट? विल ही रियली ले अ गुड फाउंडेशन फॉर हिज चिल्ड्रन? क्या वो अपने बच्चों के लिए अच्छी नींव रखेगा? नींव रखने का मतलब गड्ढा खोद के नींव रखना नहीं है, राइट?
Now I am erasing the board here because of short of space. अब हम लास्ट कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस का होता है दैट इज इंटरोगेटिव. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं इसको. इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमने सबसे पहले IW रखा, इंटरोगेटिव वर्ड, देन विल और शैल. इसमें क्या डिफरेंस है कि हम नॉट लगाएंगे जैसे नेगेटिव में. देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. राइट? एग्जाम्पल इज, फिर से हम नया वर्ड इसमें यूज करेंगे. हमारा जो नया वर्ड यूज करने का पर्पस है कि यू शुड गेट मोर एंड मोर वर्ड पावर, यू शुड गेट मोर एंड मोर वेरी यूजफुल वोकैबुलरी. नया वर्ड हमने यूज किया इंटरोगेट. इंटरोगेट. इंटरोगेट की हिंदी होती है सवाल जवाब करना. सवाल जवाब करना. अब हम इसको यूज करके सेंटेंस बनाएंगे. वाई विल CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन. वाई विल CBI, why is IW, will is helping verb, CBI is a subject. Why will CBI not interrogate with किससे? बहुत ही लाइमलाइट में है ये चर्चा आजकल. किससे? CBI सवाल जवाब क्यों नहीं करेगी? किससे? विद रिया चक्रवर्ती. Why will CBI not interrogate with Riya Chakrabarti? सबको पता है कि why Riya Chakrabarti is being interrogated by all the investigation department. क्यों कर रही है रिया चक्रवर्ती से इतना ज़्यादा सवाल जवाब क्यों हो रहा है? All because of सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस. उनके लिए इनको कहीं ना कहीं एक्यूज्ड बोला जा रहा है. इसीलिए हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर फिट किया कि CBI रिया चक्रवर्ती से अब सवाल जवाब क्यों नहीं करेगी. Why will CBI not interrogate with रिया चक्रवर्ती. तो ये थे हमारे 4 कंस्ट्रक्शन जो कि हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज किए. आपको वर्ड कितने मिले? इंटरोगेट सवाल जवाब करना, हीट अप द फूड खाना गर्म करना, ले अ गुड फाउंडेशन अच्छी नींव रखना, क्रैक और क्वालिफाई, क्रैक करना या क्वालिफाई करना बाय हुक और क्रूक एट एनी कॉस्ट. I hope कि you people will be using all these vocabulary in your day-to-day life. आप अपनी day-to-day life में इन words को use करिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अंग्रेज़ी बोलने के लिए. अब हम आपको एक से पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आप कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं. आप पढ़ाया तो उसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल सेशन भी कर लें. दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम आपको हिंदी का कंस्ट्रक्शन देंगे, हिंदी के सेंटेंस दे रहे हैं और अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है. Translate the following passage.
एक्चुअली हम बिल्कुल वैसे ही आपको चीज़ें दे रहे हैं जो कि हम ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को देते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। कल हम अपने माता पिता को हम पेरेंट्स लिख रहे हैं। कल हम अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट सिर्फ घूमने और सामान देखने गए। हालांकि खरीदारी करने तो हम रोज जाते हैं, जाते हैं, लेकिन घूमने सिर्फ कल गए। रास्ते में हमें हमारे कुछ सगे संबंधी मिले। मैंने तो उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन उन्होंने पहचान लिया। और तो और उन्होंने मुझे आवारा बोला। एंड उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुझे आवारा बोला। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, बहुत ही इजी पैराग्राफ है, अगर आप इस तरह से पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, तो आप अंग्रेज़ी बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अब मैं आपके साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा। इस पैराग्राफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों टेंसेस का मिक्सचर है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप पैराग्राफ को पढ़िए और इसमें ये देखिए कि आपको कौन सा वर्ड है जो इसमें नहीं आ रहा। जो हमने अभी तक एनालाइज किया है वो ये है
कि टेंस की तो प्रॉपर नॉलेज होती है आप लोगों के पास, बट प्रैक्टिस की नॉलेज नहीं होती, और प्रैक्टिस की नॉलेज ना होने की वजह से आप लोग बिल्कुल ये एज्यूम कर लेते हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती और हम नहीं बोल पाएंगे। इसमें से एक वर्ड जो है सामान घूमने और सामान खरीदने के लिए जाना, सामान देखने के लिए जाना, पर शॉपिंग नहीं करनी, खरीदारी नहीं करनी, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है। हालांकि कंजंक्शन है ये, आल्दो, खरीदारी शॉपिंग सबको पता है। सगे संबंधी की इंग्लिश नहीं पता होगी, अगर नहीं हुई तो पहचानने की इंग्लिश नहीं पता होगी, हो भी सकती है, ये मैं अपना एज्यूम कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको आवारा की इंग्लिश भी ना पता हो। तो पूरे पैराग्राफ में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज है। उसमें से कुछ ये 1 2 3 4 वर्ड्स या फ्रेज ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बाकी सब आपको पता है। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम उसको एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। उसके बाद हम कंसल्ट कर सकते हैं किसी से या डिक्शनरी से कंसल्ट करके हम उन वर्ड्स की इंग्लिश जान सकते हैं और फिर हम उसे प्रॉपर यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो घूमने और सामान देखने की इंग्लिश होती है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग में हम सिर्फ शॉप टू शॉप आगे बढ़ते हैं और बस उनका रेट पूछते हैं, चीज़ों को देखते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विंडो शॉपर्स होते हैं मार्केट में जो जाते हैं, शॉपकीपर्स को परेशान करते हैं, सेल्समैन को परेशान करते हैं और आ जाते हैं, उन्हें खरीदना कुछ नहीं होता। दे जस्ट विजिट टू द मार्केट फॉर डिस्टर्बिंग, फॉर पासिंग टाइम। अब हालांकि की इंग्लिश, आल्दो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद रास्ते में हमारे कुछ सगे संबंधी मिल गए, सगे संबंधी हो गए किथ एंड किन, फ्रेज है किथ एंड किन, सगे संबंधी की इंग्लिश। पहचानना, पहचानने की इंग्लिश क्या होती है? रिकॉग्नाइज, पहचानना, रिकॉग्नाइज। और तो और उन्होंने मुझे आवारा बोला, आवारा वैगाबॉन्ड, आवारा इज वैगाबॉन्ड, राइट। आपको ये 4 वर्ड्स मिल गए जिसकी इंग्लिश नहीं पता थी। चलिए अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट, पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। कल हम अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट सिर्फ घूमने और सामान देखने गए। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो येस्टरडे वी विजिट टू द मार्केट फॉर विंडो शॉपिंग विद आवर पेरेंट्स। कल हम, वी अपने पेरेंट्स के साथ, आवर पेरेंट्स के साथ मार्केट सिर्फ घूमने और सामान देखने गए। वी विजिटेड द मार्केट, विजिट का विजिटेड हो जाएगा। येस्टरडे मैं यहां पर लिख रही हूं, येस्टरडे बीते हुए कल की इंग्लिश, येस्टरडे वी विजिटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है विजिटेड, द मार्केट with our parents for the window shopping। विंडो शॉपिंग सिर्फ घूमने और देखने जाना। हालांकि खरीदारी करने तो हम रोज जाते हैं। although we visit the market every day, although we visit the market every day, रोज जाना, every day। लेकिन घूमने सिर्फ कल गए, बट वी वेंट फॉर द विंडो शॉपिंग येस्टरडे ओनली। रास्ते में हमारे कुछ सगे संबंधी मिले। सम ऑफ द किथ एंड किन, किथ एंड
किन, मिले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेट। मीट का पास्ट टेंस क्या होता है? मीट का सेकेंड फॉर्म मेट। ऑन द वे सम ऑफ द किथ एंड किन मेट अस। मैंने तो उन्हें नहीं पहचाना। आई डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? डिड। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम। I did not recognize them, but they did. अब हमें फिर से recognize लिखने की ज़रूरत नहीं है, but they did. और तो और, हाँ एक चीज़ और है, और तो और को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? moreover, moreover। और तो और, उन्होंने तो मुझे आवारा भी बोला। moreover they spoke vagabond to me. Moreover, they spoke. Moreover, they spoke vagabond to me. मैंने अपनी मम्मी से कहा, I said to my mom, I said to my mother। क्या कहा? said क्या है? past indefinite tense, say का second form। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा, I said to my mother, कि अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। that I will not ever go anywhere, कहीं भी, anywhere with you। will not को शॉर्ट में आप won't भी बोल सकते हो। I said to my mom that I will not या I won't ever go anywhere with you। कितना आसान होता है अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी को ट्रांसलेट करना, लेकिन मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न। इसीलिए ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो कभी कभी। लेकिन अगर चीज़ों का एक्चुअली हम प्रैक्टिस करें तो इट बिकम्स ईजियर, तो ये चीज़ें आसान भी हो जाती है। ये पैराग्राफ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक पैराग्राफ दूंगी, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ होगा जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ऐड करेंगे। ठीक, तो दिस इज़ द वे टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ द वे टू लर्न इंग्लिश, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।